हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जेएम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखा था। ऑब्वियसली बहुत बड़ा लेक्चर था, 53 मिनट का लेक्चर था, लेकिन उसके थ्रू मैंने आपको बहुत सारी बातों को एक ही लेक्चर में समझाने की कोशिश की। ठीक है, देखिए सारा खेल क्या होता है ना, सारा खेल कंसंट्रेशन का होता है। आप कंसंट्रेट होकर उस सारे पूरे लेक्चर को देखिए और उसके बाद आप किसी IIT JEE वाले के लेक्चर पे जाइए तो आपको ये दिखेगा कि किसी बंदे ने सेम थिंग को लगभग 5 से 6 लेक्चर में पढ़ाया है, उस लेक्चर को मैंने ओनली 1 लेक्चर में जो है आपका कंप्लीट किया है। ठीक है, मेरा लेक्चर थोड़ा बड़ा है बट मैंने आपको बहुत बड़े पोर्शन को बहुत ही कम समय में क्या किया कि मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट फर्दर आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जो काइनेटिक्स को सीखा वो बहुत ही इनिशिएटिव वे में है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। आपको पता है कि जो ये काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों को 11 12 के लेवल से ही पढ़ना होता है। तो अगर हम उस लेवल को नहीं सीखेंगे तो आगे बढ़ के हमें लीड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप बेसिक लेवल पे सीखिए, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इस बेसिक लेवल के अंदर भी मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाता हूँ वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ, जो कि आपको बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं 2 मार्क्स वाले में। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग सीखते हैं और बिल्कुल कमांड करते हैं। इसको सीखते ही नहीं, बिल्कुल कमांड करते हैं कि ज़िंदगी में केमिकल काइनेटिक्स किसी को भी पढ़ाना पड़े, चाहे IIT JEE को पढ़ाना पड़े, चाहे BSc को पढ़ाना पड़े, चाहे MSc को पढ़ाना पड़े, चाहे CSI JRF को पढ़ाना पड़े, आप कभी भी पीछे ना हटिए। ठीक है, चलिए ये पीके सिद्धांत की लाइन है। बात करते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था रेट हमने 2 तरह के पढ़े। कौन कौन? एक था एवरेज रेट यानी कि डेल्टा A बाय डेल्टा T, और एक था इंस्टेंटेनियस रेट जिसको हमने क्या पढ़ा, dA बाय dt। अब जो कि रिएक्टेंट होगा तो माइनस लगा देंगे और प्रोडक्ट होगा तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले क्लास में बताया ही है ना बच्चे लोग, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले क्लास में बताया ही। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल है, सवाल पूछा जा रहा है, इसको आप रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज C फॉर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 5 + 30T - 2T स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नंबर 1 इनिशियल रेट एंड नंबर 2 फाइनल रेट। ओके, चलिए भैया बनाइए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए। मुझे पता है कि आप सब ने 11 12 लेवल की केमिस्ट्री पढ़ी है, आप लोगों ने IIT JEE की तैयारी जरूर की है। इस क्वेश्चन को बनाइए और बिना वीडियो को पॉज करके बनाए, कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ेगा। एक भी स्टूडेंट अगर ये सोच के चलता है कि भाई ठीक है सर हम आपका देख लेते हैं, आप पहले बना लेंगे, ठीक है, मतलब आप बना दो हम बाद में देख लेंगे, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप वीडियो छोड़ दो। ठीक है, आप देखो, बनाओ, वीडियो को पॉज करो, बनाओ। चलिए बना लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। अब आप ये मत सोचो कि मैं 5 मिनट तक यूँ ही ये फिगर बनाता रहूँगा। ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपने ज़रूर बनाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल रुक जाइए, इसको बनाना नहीं है अब आपको। ओके, आपके पास दिया जा रहा है, आपके पास पता है कि रेट का वैल्यू क्या होता है। ये रिएक्टेंट है, गौर से देखिए, रिएक्टेंट है। आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 5 + 30T + आपको 2T स्क्वायर। तो यानी कि भाई आपको दिया जा रहा है dC/dt। तो dC/dt का वैल्यू क्या होता है भाई, तो आपको dC/dt का वैल्यू हो जाएगा आपको d, चलिए C क्या हो गया, तो C हो गया आपको 5 + 30T - 2T स्क्वायर, यही है ना। तो ये हो गया आपको D और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका T। ठीक है, तो आपके पास जो है सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि ये
कुछ इंटीग्रेशन की बात, डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास dx² होगा, सपोज कीजिए अगर आपके पास dx² होगा तो क्या होगा, तो आपको हो जाएगा, देखिए ये सलून है dx⁴n डिवाइडेड बाय dx, तो इसका क्या हो जाएगा nxn⁻⁻1 देखिए nxn-1 ये वैल्यू हो जाएगा। अगर आपके पास दिया जाए dx/dx तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सिंपल कट जाएगा। अगर आपको कोई कांस्टेंट हो बाय dx दिया हुआ या dt दिया हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो कट के आपको 0 हो जाएगा। आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, ये चीज़ तो आपको पहले से पता होगा, ये छोटी मोटी बातें हैं। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि भाई dc/dt है तो dc/dt को शुरुआत कीजिए। हमने क्या किया है कि d5/dt किया पहले, प्लस d30t/dt किया, माइनस d2t²/dt किया। चलिए ये d5 तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो 0 हो गया। चलो 30 कांस्टेंट है, बाहर निकालो d30 dt/dt, ठीक है, और माइनस 2 को बाहर निकालो, देखो तो क्या हो जाएगा dt²/dt। अच्छा ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर देखो तो क्या हो गया 30 और dt खत्म, तो 30 × 1 यानी कि 30 माइनस 2। अच्छा d⁴ है, 2 मतलब n मान लो, तो 2 इंटू क्या हो गया, ये बाहर आया, इंटू क्या हो गया t⁴ 2 - 1, 2 - 1 का मतलब 1, तो 30 माइनस 2 इंटू 2 4 और t⁴ 2 - 1 यानी कि सिर्फ t, तो d30 माइनस क्या 40, तो ये dc/dt का वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया dc/dt का वैल्यू हो गया 30 माइनस 40। लेकिन बच्चे लोग सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है इनिशियल रेट और आपसे पूछा जा रहा है फाइनल रेट। तो आपको पता है कि इनिशियल रेट का मतलब क्या होता है। अगर बात करेंगे इनिशियल रेट की, तो जब इनिशियल रेट की बात की जाएगी तो जो dt होगा वो टेंस टू 0 होगा, है ना, dt क्या होगा टेंस टू 0। तो dc/dt यानी कि जहाँ पर t टेंस टू 0 हो तो वैल्यू क्या होगा 30 और माइनस 40, तो t का वैल्यू 0 रख दो तो वैल्यू क्या आ गया ओनली 30 आ गया। तो dc/dt कितना आ गया 30 आ गया, किसके लिए इनिशियल रेट। लेकिन अगर हम बात करेंगे फाइनल रेट की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे फाइनल रेट की, तो भाई अगर t का कोई वैल्यू दिया है तो ठीक है, अगर t का कोई वैल्यू नहीं देगा तो हम क्या करेंगे ओनली dc/dt इज इक्वल टू क्या हो गया 30 माइनस 40। ये वैल्यू किसके लिए आ गया, ये फाइनल रेट का वैल्यू हो गया। आई बात समझ बच्चे लोग, एक था इनिशियल रेट और एक क्या हो गया फाइनल रेट। तो इनिशियल रेट में हमने टी को क्या कर दिया 0 कर दिया, लेकिन जब फाइनल रेट की बात पूछी गई तो हमने टी का वैल्यू 0 नहीं किया, उसको एज टी छोड़ दिया। अब आपको क्या करता, इस इनिशियल रेट माइनस फाइनल रेट का वैल्यू पूछ लेता तो आपको 30 माइनस 40 खत्म हो जाता, क्या होता 40 आता। रेशियो पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता था आपको इस वे में, ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा। ये छोटा सा डिफरेंशिएशन का टर्म है, आपको समझना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फर्दर। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कपड़ा बड़ा कीमती है, इस कपड़े को अंडरस्टिमेट मत कीजिए। हाँ, हम बात करते हैं यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, और हम इसे देखने के लिए हमें समझना होगा पहले रेट लॉ को, ठीक है। क्या समझना होगा हमें रेट लॉ को समझना होगा। अब ये रेट लॉ को अगर हम समझने की बात करते हैं, गौर से देखिए, अगर हमने एक रिएक्शन लिया AA प्लस BB गिव्स आउट CC प्लस DD, ठीक है, गौर से देखिए, ये AB हो गया रिएक्टेंट, CD हो गया प्रोडक्ट। देखिए A एंड B क्या हो गया रिएक्टेंट, C एंड D क्या हो गया प्रोडक्ट, और ये जो A B C एंड D है छोटू वाला, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोला गया इसको, ये छोटा वाला ABCD को क्या बोला गया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलिए तो रेट लॉ को समझते हैं कि रेट लॉ क्या है। देखिए रेट लॉ को पहले डेफिनेशन समझिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of concentration of
रिएक्टेंट। कहने का मतलब ये है कि किसी जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्शन का रेट क्या है, गौर से देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन कौन है रिएक्टेंट, ए और बी, तो ये रहा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, देखिए ये रिएक्टेंट है, ये इसका कंसंट्रेशन है, इसके प्रोडक्ट के क्या हो गया आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। देखिए ना क्या बोला गया, द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट, अब ये देखिए चिड़िया के बदमाशी किए जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बोला गया कि देखिए प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता। अब ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है एंड द पावर रेज्ड ओवर कंसंट्रेशन। और क्या हो गया कि अब ये जो कंसंट्रेशन, इसके ऊपर पावर को भी रेज करना पड़ेगा, पावर, कोई भी पावर, और वो पावर क्या होगा, वो होगा आपका एक्सपेरिमेंटल नंबर। क्या होगा, वो जो पावर होंगे वो क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल नंबर होंगे। मान लो कि ये अल्फा एंड ये बीटा, वो ए एंड बी तो बिल्कुल नहीं है, ये जो ए बी सी डी है ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, किसके, अल्फा बीटा वगैरह के बराबर। ये जो नंबर है, ये जो हम पावर दे रहे हैं, ये इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो रहा है, मतलब ये कुछ और है, हो सकता है कि इसके बराबर हो जाए, हो सकता है कि ना हो। तो ये अल्फा बीटा एक्सपेरिमेंटल नंबर है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के दे दीजिए, ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। ये देखिए हमने क्या किया, डायरेक्टली का साइन हटाया तो यहाँ पर कांस्टेंट के आ गया, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन का रेट हो गया। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये अल्फा बीटा, ठीक है, ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको नोट कर लेंगे एक बार वीडियो को पॉज करके। चलिए ये जो रिएक्शन हमने देखा, ये ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा या बीटा बी प्लस गिव्स आउट सी सी प्लस डी डी। ठीक है, ए प्लस बी गिव्स आउट सी सी प्लस डी डी। तो यहाँ पर रेट हमने क्या देखा, के ए टू द पावर अल्फ़ा बी टू द पावर बीटा, और ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जरूरी नहीं कि ऐसे हुई, ऐसे भी हो सकता था कि ए गिव्स आउट बी। ठीक है, तो यहाँ जो रेट होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एन होता, कोई भी ऑर्डर हो सकता था, हमें नहीं पता। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाता, के और ए टू द पावर क्या, एन। तो ये एन बोलो चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलो, जो भी बोलो, ये तो क्या है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो n का वैल्यू ये क्या हो गया आपका, ये n का वैल्यू है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो भाई हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए एक दूसरा टर्म को समझना जरूरी है जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। लेकिन चूंकि हम मॉलिक्यूलैरिटी नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे लोग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हम लोग समझेंगे जब तक, लेकिन उसके लिए हमें पहले मॉलिक्यूलरिटी समझना होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है भाई, तो उसको समझिए। तो ये क्या है, इट आइदर बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये सीखा हमने कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव हो, जरूरी नहीं कि वो जीरो ही हो, जरूरी नहीं कि वो फ्रैक्शनल हो, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। चलिए दूसरी बात है कि इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल नंबर, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या है आपका, एक एक्सपेरिमेंटल नंबर है। मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस नंबर को पता लगा सकते हैं। ये नंबर आपको सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, या तो आपको दे दिया जाएगा और या तो आप क्या कीजिएगा, आप पता लगाइएगा। लेकिन ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये सीधे सीधे आपको आप निकालने का, आपके पास कोई खास तरीका नहीं है कि आप रिएक्शन देखिए और आप उसका ऑर्डर पता कर लीजिए। ठीक है, कुछ वैल्यू दे देंगे तो वैल्यू के बिहाफ पे आप जज कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे कि आपको पता चले कि आपका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। इसका मतलब है कि कुछ आपको ऐसा तरीका चाहिए जिससे कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचान सकिए।
रिएक्शन को देख के आप उसका ऑर्डर पहचान सकिए, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि रिएक्शन को देख के आप ऑर्डर निकाल लीजिए। तो आपको सिम्टम्स पकड़ने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें देखनी होगी जिससे कि आप उसको पहचान सकिए। तो इट इज़ एन क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल नंबर। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में देखा कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल हो सकता है, दूसरा देखा कि ये एक्सपेरिमेंटल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ एन एडिटिव नंबर, कि ये एडिटिव नंबर है। मान लो कि एक ही रिएक्शन में इसका पावर अल्फा होगा, दूसरे का पावर बीटा होगा, तो अल्फा और बीटा को आपको ऐड करना होगा। हो सकता है कि ऐड ना करना पड़े, कोई एक ही हो तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक नहीं होगा, अलग अलग हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करके आपको एक वैल्यू ला के तैयार करना होगा। ठीक है, तो चलिए इतनी सारी बात हमने यहाँ पर देखी और हमें अब यहाँ से आगे बढ़ना है। इसको रब कर रहे हैं। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और हमें सीखना है वो सिम्टम्स कि कैसे किसी रिएक्शन के ऑर्डर को पहचानते हैं। तो भाई रिएक्शन के ऑर्डर को हम पहचानेंगे उसके यूनिट से। क्या करेंगे, रिएक्शन के ऑर्डर को किससे पहचानेंगे, उसके यूनिट से। ठीक है, कि रिएक्शन का क्या ऑर्डर है ये आपको बताएगा उसका यूनिट। चलिए तो हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हुए हम पहले बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो भाई आपने अभी तक ये तो टर्म पढ़ा, एक टर्म आपका पढ़ा रेट कांस्टेंट, यानी आपने जो पढ़ा कि मान लो कोई रिएक्शन है, ए जा रहा है किसी प्रोडक्ट में और ये कौन सा ऑर्डर है, nth ऑर्डर। तो आपके पास जो रेट होगा, रेट का वैल्यू क्या होगा, रेट इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए टू द पावर n। और अगर यहाँ रेट हटाएंगे तो k ए टू द पावर n आ जाएगा। हमें इस k का यूनिट निकालना है। हमें क्या करना है, इस k का यूनिट निकालना है। देखिए आपको ये तो पता है भाई कि n क्या हो गया, तो नंबर ऑफ, यानी ये आपको ऑर्डर है, ये नंबर है असल में, जो n क्या है वो क्या हो गया, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और बेसिकली ये एक नंबर है, क्या हो गया ये, तो ये एक नंबर है। अच्छा, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, तो भाई कंसंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर लीटर। क्या हो गया यूनिट, मोल पर लीटर। और जहाँ तक रेट की बात करते इसका क्या यूनिट होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए रेट का क्या यूनिट होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होगा, मोल पर लीटर। और जो n क्या हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, n यानी कि नंबर हो गया। चलिए भाई, तो रेट का क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर आपको पता है ना, रेट क्या होता है, चेंज कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम, यही था ना। तो भाई कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। नीचे में क्या था, आपको टाइम क्या था, सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिंपल, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए हमने यहाँ क्या किया, रेट का यूनिट क्या है भाई, गौर से देखिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के। और कंसंट्रेशन का क्या यूनिट है, मोल पर लीटर। और पावर क्या हो गया, n, है ना। अब आपके पास k का वैल्यू क्या आ गया, गौर से देखिए, इधर ले आइए, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, पावर क्या हो गया, n हो गया, ये है ना। अच्छा देखिए, तो इस n को ऊपर लेके जाइए तो क्या हो गया, मोल पर लीटर, और क्या हो गया, ये 1 माइनस n, और क्या हो गया, पर सेकेंड। तो k का यूनिट का एक मतलब एक सेटअप तैयार होगा यहाँ पर। देखिए आप समझिए ना बात को, रेट इज इक्वल टू के टू द पावर n था, हमने रेट का वैल्यू रखा मोल पर लीटर पर सेकेंड। k का वैल्यू क्या रखा, k का वैल्यू हमें नहीं पता, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का वैल्यू हो गया, पावर n है। हमने क्या किया, पावर n को पूरा उठा के साइड लाया, तो k यहाँ रखा, ये पूरा नीचे आ गया। देखिए तो मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मोल पर लीटर, पावर n हो गया। अब ये जो n है वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस n होगा, तो क्या हो गया, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n और पर सेकेंड। अब यहाँ तक हम लेते आए, ठीक है। अब क्या करना, हमें मिटा रहे हैं इसको फिलहाल, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जो लेना ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्डर के लिए हम k का वैल्यू निकालेंगे। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम लेते हैं जीरो ऑर्डर। तो भैया जीरो ऑर्डर बोलने का मतलब है n का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो k का क्या वैल्यू हो गया, मोल पर लीटर और 1 माइनस जीरो और पर सेकेंड, यानी क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए ओके, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करते तो n का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो मोल
पर लीटर पे पावर 1 माइनस एन, तो 1 माइनस 1 पर सेकेंड, तो 1 माइनस 1 खत्म, जीरो, यानी क्या आया सिर्फ पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी जीरो ऑर्डर वो ऑर्डर है जहां पर कि रेट कांस्टेंट का यूनिट और रेट का यूनिट क्या हो जाता है आपस में बराबर हो जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं हो रहा। देखिए एकदम एकदम रिलैक्स होकर सीखिए इसको, अपने बिल्कुल दिल में उतारिए इस चीज़ को, ठीक है। आगे देखिए, देखिए आगे देखते हैं। अब ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, n इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर लेते हैं। तो क्या हो गया भाई, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड, यानी कि क्या हो गया मोल पर लीटर पावर माइनस 1 और पर सेकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं इसको लीटर पर मोल पर सेकेंड, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। n इज इक्वल टू मान लो लेते हैं थर्ड ऑर्डर लेते हैं। k इज इक्वल टू क्या हो गया भाई मोल पर लीटर 1 माइनस 3 पर सेकेंड। तो क्या हो गया 1 माइनस 3 का मतलब क्या हो गया -2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और पर सेकेंड। ओके, रब कर रहे हैं इसको इधर। अच्छा, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, n इज इक्वल टू -1 यानी निगेटिव फर्स्ट ऑर्डर। और देखिए कौन सा हो गया निगेटिव फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अगर निगेटिव फर्स्ट ऑर्डर होगा तो k इज इक्वल टू क्या हो गया मोल पर लीटर 1 माइनस एन, तो 1 माइनस -1 पर सेकेंड। तो 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो +2 यानी कि क्या हो गया आपको मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, एग्जाम्पल 2 में एग्जाम्पल ले लीजिए, n का वैल्यू -2 ले लिया है, यानी कि निगेटिव सेकेंड ऑर्डर। तो k का वैल्यू क्या हो गया मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस क्या हो गया -2 पर सेकेंड। तो -2 क्या हो गया टोटल 3 हो गया, तो क्या हो गया मोल पे पावर 3 लीटर पावर -3 और पर सेकेंड। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल लीजिए, n इज इक्वल टू ले लीजिए, आपको हाफ ले लीजिए, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। अगर हाफ लेते हैं तो k इज इक्वल टू क्या हो गया मोल पर लीटर और 1 माइनस हाफ पर सेकेंड, यही था ना 1 माइनस n। तो क्या हो गया भाई देखो तो लीटर पावर माइनस हाफ मोल पे पावर हाफ और क्या हो गया आपको पर सेकेंड। एक और लीजिए लास्ट, n का वैल्यू लेते हैं 3/2। ठीक है, n का वैल्यू क्या लेते हैं 3/2 लेते हैं। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पे पावर क्या हो गया 1 माइनस 3/2 पर सेकेंड, यानी क्या हो गया भाई ये 1 माइनस 2 आपको 3/2 हो गया। तो क्या हो गया आपको 1 माइनस 3/2 का मतलब क्या हो गया आपको 1 माइनस हाफ गया था तो क्या हाफ बचा था, और 1 माइनस 3/2 जाएगा तो क्या बचेगा आपको, तो कितना हो गया भाई 2 माइनस 3, यानी कि आपको ये हो गया मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपको -1/2 आ गया। ठीक है, -1/2 क्या पर सेकेंड। तो उसको क्या लिख सकते हैं, हटाइए इसको कितना क्या लिखना, क्या हो गया भाई इसको। तो ये गौर से देखो मोल अपनी जगह रह गया, लीटर पे क्या हो गया -हाफ था तो लीटर हाफ हो गया, पर मोल हाफ और पर सेकेंड। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ज़रा बना के देखिए। लीजिए तो ज़रा बनाइए तो, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3/2, n का वैल्यू -3/2, n का वैल्यू -5/2, n का वैल्यू -हाफ, n का वैल्यू आपको 5/2, n का वैल्यू आपको चलिए ना इतना ज़रा बना चेक कीजिए तो, देखिए तो सही आ रहे हैं। देखिए ज़रा चेक कीजिए तो। ओके, इसको बनाइएगा ज़रूर, बना के बाद चेक कर लीजिएगा कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चंस के पीछे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के पीछे चलेंगे जो बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ओके,
अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको समझने के लिए काइनेटिक्स को हमसे हर कंडीशन में पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए केस 1 की बात करते हैं। फिर एक रिएक्शन ले लेते हैं ए, जो कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि nth ऑर्डर है। अब आपको n का वैल्यू अलग अलग केस में बताते जाना है। ये ए जा रहा है प्रोडक्ट में, जो कौन सा ऑर्डर है, n ऑर्डर है, और आपको n का वैल्यू अलग अलग केस में बताना है। चलिए केस 1 की बात करते हैं। बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल। आप ऑर्डर बताइए। तो भैया कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब 2 केस आ रहे हैं यहाँ पर, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। एक तो इनिशियल लीजिए, रेट इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, तो भाई के और ए टू द पावर क्या हो गया, मान लो n है, और ए का कंसंट्रेशन भी क्या हो गया, इनिशियल। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रेट फाइनल होता है, क्या होता है, रेट फाइनल होता है, इज इक्वल टू के क्या हो गया, ए। अब ये भी तो फाइनल हो गया, लेकिन पावर तो वही रहेगा, ऑर्डर तो नहीं बदलेगा। चलिए हमें पूछना है कि भाई रेट को डबल कर दिया हमने, तो आपसे पूछा गया कि n का वैल्यू क्या है। ठीक है, और कंसंट्रेशन को भी क्या किया गया है, डबल कर दिया। ऐसे देखो तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करो, ये रहा 1 और ये रहा 2, 1/2 कर दो। तो रेट इनिशियल, अच्छा रेट इनिशियल और रेट फाइनल में क्या बोल रहा है कि रेट डबल हो गया, तो रेट फाइनल को 2 इंटू रेट इनिशियल लिख सकते हैं। देखो तो, अरे भैया रेट फाइनल डबल हो गया फर्स्ट से, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेट इनिशियल नहीं लिख सकते हैं कि अच्छा एक कंसंट्रेशन कितना है, जो भी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है कितना है। ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंड वाला है, जो सेकेंड वाला है वो क्या हो गया, तो आपको कंसंट्रेशन क्या हो गया, कंसंट्रेशन भी डबल हो गया, यानी कि 2a। देखो ये जो फाइनल है, मान लो कंसंट्रेशन क्या था, a था, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल a हो गया, और ये पावर तो अपनी जगह पे n ही है। तो देखो तो k रेट कटा, तो 1/2 इज इक्वल टू a/2a को हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर क्या हो गया, n। तो इसका मतलब यहाँ 1/2 पावर n, तो यहाँ भी क्या होगा, पावर 1 होगा, तभी तो n का वैल्यू इक्वल होगा। देखो हाफ पे पावर 1 इज इक्वल टू हाफ पे पावर n, तो n का वैल्यू क्या हो गया आपका 1। तो ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है ये, फर्स्ट ऑर्डर। नहीं समझे बात को, भैया बोल रहा है कि ए का कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, तो हमने बोला कि ठीक है रेट, देखो रेट डबल किया है यहाँ पर, तो रेट को डबल कर दिया 2 टाइम। बोल रहा है कंसंट्रेशन भी डबल करना, तो ये ए था तो ये 2a हो गया। हाँ पावर थोड़ी बदलेगा, n थोड़ी बदलेगा, इनिशियल था a, फाइनल था a f, तो इनिशियल बदले क्या रखा है a, तो फाइनल के बदले क्या रखना होगा 2a। हमने कटाया, देखो 1/2 पे पावर 1 इक्वल टू 1/2 पावर n आया, तो क्या हो गया, n का वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ गया आपका। चलो ये था आपका केस 1। बात करते हैं केस 2 की, बात करते हैं केस 2 की। अगर केस 2 की बात करते हैं, बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल और रेट बोल रहा है अनइफेक्टेड, कि रेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो पूछ रहा है कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो आप बोले ठीक है सर, देखिए रेट इनिशियल इज इक्वल टू के ए टू द पावर n। ठीक है, और दूसरा जो रेट है, ठीक है, वो उतना ही रह गया, जबकि कंसंट्रेशन को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। देखिए कंसंट्रेशन डबल किया है, लेकिन रेट अनइफेक्टेड, रेट यानी कि जो था वही रह गया, और कंसंट्रेशन डबल हो गया। इसको 1 मान लो, इसको 2 मानो, डिवाइड करो जरा, देखो तो ये तो वैसे ही कट गया, के वैसे ही कट गया, तो रेट कटा तो 1 a टू द पावर n बटा a टू द पावर 2a पे पावर n, तो यानी कि 1/2 पे पावर क्या हो गया, n हो गया। तो भैया सोचो कि आखिर वो कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है जिसको किसी का पावर बनाने पे वो 1 का इक्वल हो जाए। सोचो वो कौन सा डिजिट है जिसको किसी का पावर रख देने पे वो 1 के इक्वल हो जाता है। आपको बोलोगे सर वो वैल्यू है 0। किसी भी नंबर पे अगर 0 रख दो, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए ये बात तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। चलिए केस 3 में आइए। बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल और रेट बोल रहा है कि रेट क्या हो गया, हाफ हो गया। क्या हो गया, रेट हाफ हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो देखो रेट इनिशियल बटा रेट फाइनल इज इक्वल टू क्या हो गया, के ए टू द पावर n और के ए टू द पावर n, ये इनिशियल और ये फाइनल। अच्छा बोल रहा है कि रेट कितना हो गया, रेट हाफ हो गया, यानी कि इस बार ऊपर वाला रेट डबल हो गया। देखो हम लिख सकते हैं 2 इंटू रेट आई डिवाइडेड बाय रेट आई, हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, और या तो ऐसे लिखो, फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप कि रेट इनिशियल डिवाइडेड बाय हाफ रेट इनिशियल। देखो रेट हाफ हो गया है ना,
इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई के, कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन डबल हो चुका है, 2a टू द पावर एन, तो के खत्म, रेट खत्म। तो यहाँ से जब निकाल के देखो तो क्या आ गया, 1/1/2 इज इक्वल टू के a/2a, मतलब 1/2 पे पावर क्या हो गया n। अच्छा 1/1/2 को लिख सकते हैं 2। अब सोचिए कि 1/2 पे कौन सा पावर दिया जाए कि वो 2 बने, तो आप बोलो सर सिंपल है सर, -1 रख दो। तो 2 इज इक्वल टू 1/2 पे पावर -1 रखोगे तो ये 2 पलट के क्या आ जाएगा, ऊपर नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर -1। तो कौन सा ऑर्डर हो गया ये, तो -1 ऑर्डर हो गया। कौन सा ऑर्डर हो गया, -1। ओके बच्चे लोग, चलिए एक रिएक्शन देखते हैं, एक नया बोला जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, आपको डबल हो गया, जबकि आपने कंसंट्रेशन कितना किया था, 4 टाइम किया था। समझो बात हो कि कंसंट्रेशन आपने 4 गुना किया और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। तो आप बोलोगे सर रेट इनिशियल जो होता है ना सर, वो के ए टू द पावर एन, और जब सर रेट को कितना होगा, रेट को हमने डबल कर दिया तो 2 इंटू रेट आई इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया था, तो कंसंट्रेशन 4 टाइम हो गया। ये देखो कंसंट्रेशन 4 टाइम, तो के खत्म, रेट आई खत्म, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर क्या हो गया, एन हो गया। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर क्या हो गया, 2n। और अगर ऐसा हो गया तो ये पावर रहा 1, इसलिए 2n इज इक्वल टू 1 हुआ, इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। ये देखो n क्या हो गया, 1/2 हो गया, यानी कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। एक और लास्ट में देख लेते हैं, ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। एक लास्ट देख लेते हैं, केस 5 पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गया, जबकि कंसंट्रेशन को क्या किया गया है, कंसंट्रेशन को सिर्फ डबल किया गया है। तो आप बोलोगे सर देखो रेट इनिशियल बटा रेट फाइनल, यानी कि रेट इनिशियल कितना हो गया सर, तो ये 4 टाइम, रेट 4 गुना बढ़ गया है। जबकि ऊपर देखो सर के, इसके लिए क्या था, के ए टू द पावर एन और डिवाइड बाई के ए टू द पावर एन। लेकिन इस बार जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन कितना हो गया, कंसंट्रेशन डबल किया गया है। ये देखो, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो 1/4 इज इक्वल टू a/2 है, मतलब 1/2 का पावर क्या हो गया, n हो गया। अब 1/4 को 1/2 टू पावर n के बराबर लाना, तो क्या करना होगा, 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2। तो इस तरह से क्या हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। आई बात समझ में कि रिएक्शन क्या हो गया, आपका सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। और ये हमारा जो है आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू सो मच।